इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्रा करने लगे। अवसर की तलाश, है ना, अच्छे अवसर की तलाश में क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये आने जाने लगे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावना मौजूद थी। यहाँ पे सामाजिक आर्थिक सभी स्तर से क्या था, संपदा थी और अपना भाग्य गढ़ने के लिए, अच्छे बनाने के लिए इससे संभावना मौजूद थी, इसलिए इस स्थान पर आने लगे। ठीक है, इस काल में जिन समुदायों में तो बड़ा, उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपूत पुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। तो एक समुदाय कौन सा था, राजपूत समुदाय। ठीक है, 8वीं से 17वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धा के उस समूह के लिए उपयुक्त होने लगा। तो राजपूत योद्धाओं के लिए उपयुक्त होने लगा 14वीं सदी के बीच तक, जो क्षत्रिय वंश के होने का दावा करते थे। राजपूत कुछ कौन से वंश का होने का दावा करते थे, क्षत्रिय वंश। जैसे हमने पढ़ा है कि हमारे भारत देश में 4 वर्णों में विभाजित है ना, ब्राह्मण वंश, क्षत्रिय वंश, वैश्य वंश और शूद्र वंश। तो ये क्षत्रिय वंश जो युद्ध के लिए जाने जाते थे, ब्राह्मण कर्म कांडों के लिए जाने जाते थे, और वैश्य व्यापार के लिए, और शूद्र इनकी तीनों की सेवा के लिए जाने जाते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे, जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। तो राजपूतों में खाली राजा और सामंत ही नहीं, बल्कि सेनापति भी आते थे, सैनिक भी आते थे, और पूरे उपमहाद्वीप में, भारत हिंदुस्तान में कहीं पर भी उपमहाद्वीप में वो जो सेना में सेवारत थे, वो सभी राजपूत श्रेणी में आते थे। आगे कवि और चारण की आचार संहिता प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। ये कवि होते थे, और चारण जो क्या करते थे, राजाओं की प्रशंसा करते थे और उनको आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। ये हमारे अपने देश के प्रति जो स्वामी भक्ति थी, स्वामी के प्रति भक्ति थी, उनकी ये वीरता का बखान करते थे। उनकी वीरताओं को बढ़ाने के लिए तेजस्वी कविताएं लिखते थे, है ना, दन कहानियां लिखते थे। इससे क्या, उनके स्वामी भक्ति का गुणगान होता करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसर का लाभ, अब देखो राजनीतिक दृष्टि से क्या हुआ, अपने राज्य की दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसर का लाभ मराठा ने सिख, जाट, अहोम और काश्यप ने उठाया। मुख्यतः लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति काश्य कौन थी, लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति थी, आदि समूह ने भी लाभ उठाया। तो मराठा ने पूरे भारत में, और सिखों ने पंजाब के क्षेत्रों में, मराठा ने महाराष्ट्र में, जाट ने दिल्ली के पास वाले क्षेत्रों, ओम और काश्य जातियों ने ये अपने राजनीतिक लाभ के लिए कार्य किया। पर्यावास क्या होता है, इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और व्यवहार के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। पर्यावास का अर्थ है इसका किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली, जो सामाजिक किस प्रकार की शैली थी, आर्थिक किस प्रकार की शैली थी, उसके बारे में ये पर्यावास दर्शाता है। इस शब्द का अर्थ ये है। ठीक है, आगे इस पूरे काल के दौरान 700 से 750 ईस्वी के 1000 वर्ष के काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पे हुआ, है ना। परावास जो हमने पढ़ चुके हैं, सामाजिक आर्थिक जीवन शैली से संबंधित है। में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। ठीक है, तो जो
वनवासी जो वन में रहने वाले वासी होते हैं, निवासी होते हैं, उनको अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे, अर्थात कृषि करने लगे, और वो कृषक बन गए। क्या बन गए? कृषक बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार मुखियों और पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित हुए। जो कृषकों के नए समूह क्षेत्रीय बाजार मुखिया और पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे, ये वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। जो नए जनवासी लोग थे, कृषक बनने के बाद क्या हुआ? बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए, है ना। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे। इनको आदमी क्या हुआ? कृषि करने के कारण ये कर भी चुकाना पड़ता था, और स्थानिक मालिक वर्ग की बेगारी करनी पड़ती थी। बेगारी का अर्थ क्या होता है? बेगारी का अर्थ ये बिना किसी दाम के उनके यहाँ काम करना, है ना। भोजन, रोटी और निवास, आवास के लिए काम करने का बेगारी कहा जाता। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। अब देखो, किसानों में भी क्या है? आर्थिक, कोई अमीर गरीब होने लगे, है ना। कोई कोई गरीब था, कोई अमीर था, तो उनमें भेदभाव होने लगे। उसके बाद सामाजिक अंतर भी आए। सामाजिक अंतर ये जातिगत, धार्मिक अंतर के अंतर्गत आता है। जो सामाजिक स्थिति में कोई उच्च व्यक्ति होता है, कोई निम्न व्यक्ति होता है, तो सामाजिक अंतर भी आने लगे। कार्य के आधार पर सामाजिक अंतर भी होने लगे। निम्न और उच्च वर्ग का उदय हुआ। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ भूमि होती थी, तो कुछ लोगों के पास मवेशी भी पालते थे, और कुछ लोग खेती में खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों, उपजातियों में बांटे जाने लगे, और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर, उसकी जो पृष्ठभूमि है और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा और नीचा दर्जा दिया जाने लगा। पृष्ठभूमि उसके जो पहले जो कार्य करता है उसके आधार पर, है ना, अतीत के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा और नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जा स्थायी नहीं थे। ये दर्जे क्या नहीं थे? स्थायी नहीं थे। अगर अब वो व्यवसाय अच्छा करने लग गया, उसकी इनकम अच्छी हो गई, उसका सामाजिक स्तर बढ़ गया, तो उसका दर्जा बदल जाता था, है ना। आगे चलते हैं। पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जा स्थायी नहीं था, मतलब कि एक स्थायी तौर से ये दर्जा नहीं रहता था। इस समय के साथ उसमें परिवर्तन भी आ सकता था। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इस आधार पर उसे दर्जे बदलते रहते थे। किसी के पास सत्ता नहीं होती थी, उसको सत्ता प्राप्त हो जाती, उसका प्रभाव बढ़ जाता, या उसके पास संसाधन का नियंत्रण है, तो उसके आधार पर उसके दर्जे में कमी या बढ़ोतरी होती रहती थी। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था, और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और जाति का। तो इस प्रकार एक जाति विशेष क्षेत्र में क्या, एक जाति विशेष का दर्जा जो विशेष जाति मानी जाती थी, लेकिन उसी जाति के लोग दूसरे क्षेत्र में क्या होता था, उन्हें अन्य जाति का विशेषता होती थी, उस जाति की कोई दर्जा नहीं होता था। आगे चलते, अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। अपने सदस्यों को व्यवहार का नियंत्रित करने के लिए क्या करते थे? जातियां स्वयं अपने नियमों का बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्ग की एक सभा करती थी। तो इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा कराती थी, है ना, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता है। तो जाति पंचायत में कौन होते थे? बड़े बुजुर्ग होते थे इस सभा में। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखिया का शासन होता था। तो कुछ गांवों में क्या होता था? सभाओं के अलावा मुखियाओं का भी शासन होता था। मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई के भर होती थी। तो एक छोटी इकाई होती थी राज्य की, है ना। आगे चलते हैं। इसका अनुभाग में जो
प्रौद्योगिकी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन वर्णित है। उनमें से कौन कौन से परिवर्तन आपकी समझ में आपके शहर गांव में बसे महत्वपूर्ण है रहे हैं? तो इस तरह से बसने में एक इनका बहुत महत्व रहा है, इसके बारे में आपको जानकारी उपलब्ध करानी है। ठीक है। क्षेत्र और साम्राज्य।